दोस्तों वेलकम टू बिग स्टोरीज। जब जानवरों की क्लोनिंग पॉसिबल है तो फिर इंसानों की क्लोनिंग को बैन करके क्यों रखा गया है। जरा सोचिए कि एक आदमी की बॉडी से एक सेल निकाल लिया जाए और उससे उस आदमी के जैसा सेम टू सेम एक दूसरा आदमी बना दिया जाए। ऐसी ह्यूमन क्लोनिंग आपने कई मूवीज में भी देखी होगी। तो फिर जरा सोचिए कि हमारे वर्ल्ड में कितने महान लोग हुए हैं और आज भी हैं जिनको लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा समय तक जिंदा रहें। अब ये तो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ कि कोई आदमी अमर हो जाए। कम से कम 7 इमोर्टल्स के अलावा मैंने ऐसा किसी और के बारे में नहीं सुना है। अब अगर क्लोनिंग पॉसिबल है तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम एक महान इंसान का क्लोन बना लें जिसके सोचने का तरीका, दिमाग और भी बहुत कुछ उस महान इंसान से मैच करे और फिर वो क्लोन्ड पर्सन दुनिया के काम आए। दोस्तों मैं सीरियसली इस बात को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत नुकसान भी हैं। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इतिहास में 78 इयर्स पीछे ले चलता हूँ। 30 सितंबर 1946 को फ्रांस में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम था क्लोड वोरिलोन। जब क्लोड वोरिलोन बड़ा हुआ तो उसने एक स्पोर्ट्स कार की मैगजीन के लिए पत्रकार के तौर पर काम करना शुरू किया। वो रेसिंग कार की मैगजीन के लिए टेस्ट ड्राइवर था। उस मैगजीन का नाम था ऑटोपॉप। तो क्लोड अलग अलग कार की टेस्ट ड्राइव करते थे और अपना फीडबैक मैगजीन को दे देते थे। जब आप भी कोई कार खरीदने जाते हो तो YouTube पर उसकी वीडियो भी शायद देखते होगे जिसमें वीडियो क्रिएटर आपको उस पर्टिकुलर कार का रिव्यू देता है। उसके बेस पर ही आप डिसाइड करते हो कि आपको वो कार लेनी है या नहीं। खैर 13 दिसंबर 1973 में क्लोड वोरिलोन के साथ एक अजीब घटना होती है। वो फ्रांस के पुई डे लासोलास क्षेत्र में एक ज्वालामुखी के पास एक कार को ड्राइव करके पहुंच गए और अपनी कार से बाहर निकलकर नेचर को एंजॉय करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि ऊपर से एक फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न खटोला उनके पास आकर जमीन पर लैंड करता है और उसमें से एक आदमी बाहर आया। उस फ्लाइंग सॉसर और उसमें से एक आदमी को बाहर निकलते देख क्लोड वोरिलोन की हालत खराब हो गई। ये उनके लिए बिल्कुल नई बात थी क्योंकि ऐसा तो उन्होंने बस कहानियों में पढ़ा था। वो डर रहे थे और कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फ्लाइंग सॉसर से निकला वो आदमी उनके पास तुरंत पहुंच जाता है और क्लोड वोरिलोन को फ्रेंच लैंग्वेज में ही बोलता है, डरो मत, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर क्लोड वोरिलोन पूरी तरह से शांत हो गए। फ्लाइंग सॉसर से उतरे हुए उस आदमी ने क्लोड को कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ, तुमको मेरे मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाना है। मैं यहाँ से बहुत दूर एक दूसरे प्लैनेट से आया हूँ और उस प्लैनेट पे एलोहिम नाम का एक ग्रुप है जिसका मैं मेंबर हूँ। हम तुम्हारी पृथ्वी पर कई बार आए हैं और यहाँ पर हमने कई लोगों को हमारा मैसेज भेजने के लिए चुना था। आज हमने तुमको चुना है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। एलोहिम ग्रुप के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हमने पृथ्वी पर आज तक जिन लोगों को अपना मैसेज दुनिया में फैलाने के लिए चुना उन लोगों को पृथ्वी वासियों ने कोई भगवान समझ लिया। अब तक हमने लगभग 40 प्रोफेट्स को अपना मैसेज फैलाने के लिए तुम्हारी पृथ्वी पर भेजा, लेकिन उनके मैसेजेस को पृथ्वी वासियों ने ठीक से समझा ही नहीं। तुम सभी पृथ्वी वासियों को ये बताओ कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी वो कहाँ से आए। हम कोई भगवान नहीं हैं, हम बस पृथ्वी जैसे ही एक दूसरे प्लैनेट से आए हैं और जब हम पृथ्वी पर पहली बार आए तो हमने अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही यहाँ पर इंसानों को बनाया था। मतलब हम कोई गॉड नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर लोगों ने हमको अलग अलग गॉड के रूप में देखा और समझा। लेकिन तुम्हारा काम है लोगों तक सही मैसेज को पहुंचाना और इसलिए अब तुम्हारा नाम रायल होगा क्योंकि तुम्हारी सच्ची पहचान और मिशन रायल नाम से ही जुड़ा है। इस घटना ने क्लोड वोरिलोन की जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपना नाम बदल दिया और रायल बन गए और फिर वो एलोहिम के मैसेंजर के रूप में हमारे वर्ल्ड में काम करने लगे। तो अब उनका नाम रॉयल था और फिर उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने रखा रायलिज्म। रायलिज्म को यूएफओ रिलीजन भी कहा जाता है। रायल ने कई बुक्स लिखी और रायलिज्म धर्म के सिद्धांतों को वो पूरी दुनिया में पहुंचाने लगे, जैसे कि ह्यूमन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेक्सुअल फ्रीडम और जेंडर इक्वालिटी। रायलिज्म के अनुसार महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए,
लव और सेक्स में सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एलोहिम द्वारा दिया गया एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। इसके अलावा दुनिया में लोग शांति से रहें, कोई युद्ध ना हो, कोई क्राइम ना हो। रायल ने ये भी बताया कि 7 अक्टूबर 1975 को वो एक बार फिर एक एलोहिम निवासी से मिले, जो उनको अपने ग्रह पर ले गया और जहां पर रायल ने बुद्ध, मूसा, यीशु और मोहम्मद से मुलाकात की। उन लोगों ने रायल को बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं दी, जिसको कि रायल ने अपनी एक बुक में लिखा भी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत से लोगों ने उनका और उनके इस रिलीजन का विरोध नहीं किया, लेकिन रायल लगे रहे इसका प्रचार और प्रसार करने में, और उन्होंने दुनिया भर के बहुत से लोगों को रायलिज्म में शामिल भी कर लिया। सो आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं। इसीलिए दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि रायलिज्म ये मानते हैं कि हमको किसी दूसरे प्लैनेट के लोगों ने इंजीनियरिंग करके बनाया था, तो इसलिए हमको ह्यूमन क्लोनिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम ह्यूमंस की एबिलिटीज यानी योग्यता को और बढ़ा सकें। और इसलिए रायल ने क्लोनेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन क्लोनिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। रायलिज्म के मानने वाले लोगों ने ये भी प्रपोज किया कि पृथ्वी पर एलोहिम एम्बेसी भी बननी चाहिए, जो बिल्कुल एकांत में होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर एलोहिम से लोग आएं और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को हमारे साथ शेयर करें। 1974 में रॉयल ने अपनी कार मैगजीन की कंपनी ऑटोपॉप को छोड़ दिया, और फिर वो उसके बाद पब्लिक मीटिंग्स करने लगे और रायलिज्म के बारे में सबको बताने लगे। रायल ने मेडेक की स्थापना की, जो ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि रायलिज्म के मानने वाले लोगों के कार्य में उनकी हेल्प करते थे, और धीरे धीरे रायलिज्म एक इंटरनेशनल रिवॉल्यूशन बन गया। छोटी छोटी बातें बहुत सी है रायलिज्म के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो अब मैं बात करूंगा क्लोनिंग की। वैसे आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि इंडिया में भी क्लोनिंग हुई है, और वो भी सक्सेसफुल तरीके से। इंडिया की बात करें तो हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI के साइंटिस्ट ने गरिमा 2 नामक एक भैंस की सक्सेसफुल क्लोनिंग की थी। गरिमा 2 का जन्म 2009 में हुआ था, और यह संस्थान द्वारा बनाई गई दूसरी सक्सेसफुल क्लोनिंग थी। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन क्लोनिंग की। ब्रिजिट बॉसलियर, जिन्हें ब्रिजिट रोहर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक फ्रेंच केमिस्ट हैं। इन्होंने 2001 में ये दावा किया था कि इन्होंने पहले ह्यूमन क्लोन को बना लिया है। कहानी ये है कि ब्रिजिट एयर लिक्विड कंपनी में काम कर रही थी, और वो 1997 में क्लोनेड से जुड़ गई, और फिर उन्होंने रायलिज्म रिलीजन को अपना लिया। मैंने आपको पहले बताया था कि रायल ने क्लोनेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ब्रिजिट ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, पेरेंट्स के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए, और यहाँ तक कि उनकी एयर लिक्विड की जॉब भी चली गई। वैसे मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि 1990 में रायलिज्म को एक खतरनाक रिलीजन या मूवमेंट की तरह देखा जा रहा था फ्रांस में। मतलब इस रिलीजन को मानने वाले बहुत से लोगों की जॉब चली गई, जैसे कि ब्रिजिट की गई। पब्लिक में डर बढ़ गया था, क्योंकि इस तरह की धार्मिक चीजों से उन्होंने आज तक कुछ अच्छा नहीं देखा था। उन्होंने दंगे होते देखे थे, मौत होती देखी थी, और इसका तो इतिहास ही गवाह है। वैसे ब्रिजिट ने एयर लिक्विड पर केस भी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्या मुझे इसी वजह से जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया। और ब्रिजिट अपने केस को जीत भी गई थी, और एयर लिक्विड ने उनको $30,000 का कॉम्पेंसेशन भी दिया था, जो आज के हिसाब से लगभग 25 लाख रुपए थे। ईयर 2000 में क्लोनेड ने अनाउंसमेंट की कि उनको एक बच्चे की क्लोनिंग करने के लिए बहुत बड़ा डोनेशन मिला है। क्लोनेड ने अमेरिका में एक सीक्रेट लैब बनाई और कुछ साइंटिस्ट को इस ह्यूमन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट पर लगा दिया। ब्रिजिट उस साइंटिस्ट की टीम की सुपरवाइजर थी। 2001 में उन्होंने पब्लिक में इसकी न्यूज दे दी कि बहुत जल्दी ही वो लोग एक ह्यूमन क्लोन को जन्म देने वाले हैं। मीडिया में इसकी बात फैल गई, और फिर गवर्नमेंट की नजर भी उनके ऊपर पड़ गई। उसके कुछ दिनों के बाद क्लोनेड ने दूसरी अनाउंसमेंट की कि अब हमने ह्यूमन क्लोन को बना लिया है, और बहुत जल्दी ही वो पब्लिक में इसका सबूत भी देंगे। इसके बाद ब्रिजिट कई टेलीविजन चैनल्स पर गईं, बहुत सारे इंटरव्यूज उन्होंने दिए और बहुत पॉपुलर भी हुई।
लेकिन फ्लोरिडा की एक कोर्ट ने क्लोनेट के अगेंस्ट चाइल्ड वेलफेयर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। लेकिन कुछ दिनों के बाद ब्रिजिट ने कहा कि क्लोन किए गए बच्चे के माँ बाप ने एविडेंस देने से मना कर दिया है, इसलिए इस बारे में अब हम कोई और पब्लिक कमेंट नहीं देंगे। और इसके बाद क्लोनिंग की कोई प्रूफ या कोई रिपोर्ट पब्लिक के सामने नहीं गई और इसको बस एक होक्स यानी झूठी बात की तरह लोग देखने लगे। 2003 में रायल ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद ब्रिजिट ही मेरी जगह लेंगी और रायलिज्म की लीडर बनेंगी। और फिर आने वाले सालों में ब्रिजिट ने अपने आप को पूरी तरह से रायलिज्म के सिद्धांतों को दुनिया में फैलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो रायलिज्म के स्पोक्स पर्सन की तरह काम करने लगी। रॉयल ये मानते हैं कि हम धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जब हमको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये हो रहा है हमारी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने के कारण। उनका कहना है कि ह्यूमंस काम करने के लिए नहीं बने हैं, काम करने के लिए तो मशीनें बनी हैं, जबकि ह्यूमन कुछ सोचने के लिए, कुछ बनाने के लिए और अपने आप को आगे ले जाने के लिए बना है। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी रॉयल ने कहा वो उनकी बुक येस टू ह्यूमन क्लोनिंग में लिखी गई है। तो रॉयल ने 2001 के बाद आज तक क्या क्या किया और ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में आज तक कितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके साथ ही साथ वो पहली क्लोन्ड लड़की ईव कहां पर है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।